अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी और जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, सफारतकारी और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। बज़ाहिर जंग बंदी मौजूद है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि असल मार्का अब मैदान जंग से निकलकर मुज़ाकराती मेज़ पर मुंतकिल हो चुका है, जहां दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबियों और सुर्ख लकीरों के साथ आमने सामने हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतअद्दिद बयानात में दावा किया कि अमरीका ने ईरान के तकरीबन $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार रखा जाएगा और पहली मरतबा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर बात करने पर आमादा हुआ है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान ने एटमी हथियार हासिल ना करने की यकीन दहानी करा दी और अमरीका अपनी शराइत के मुताबिक एक जामे मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। ताहम ईरानी क़यादत इन दावों को मुस्तरद कर रही है। ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल और वजारत ख़ारजा मुसलसल ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अमरीका के साथ ना तो जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का कोई वादा हुआ है और ना ही अफज़ूदा यूरेनियम के बारे में कोई हतमी बातचीत हुई है। इसी दौरान अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान 60 रोज़ा मफाहमती यादाश्त पर असूली इत्तफाक हो चुका था, जिसमें जंग बंदी में तोसी, अबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज रानी, बारूदी सुरंगों के खात्मे और जोहरी मामलात पर मुज़ाकरात शुरू करने जैसे नुकात शामिल थे। ताहम सदर ट्रंप ने उस पर फौरी दस्तखत करने के बजाय मजीद गौर के लिए वक्त मांग लिया। बाद अज़ां अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस ने मुआहदे की शराइत मजीद सख्त कर दी हैं, जिनमें ईरान के यूरेनियम ज़खायर, अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल रसाई और तवील मुद्दती जोहरी प्रोग्राम के खात्मे से मुताल्लिक नई शराइत शामिल कर दी गई हैं, जिसके बायस मुआहिदा एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेशकियान का कहना है कि ईरान दबाव के सामने झुकने वाला नहीं, अवाम और इनकलाब के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। या तो ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे या शहादत कबूल करेंगे। ये बयानात इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि तेहरान मुज़ाकरात में खुद को कमज़ोर फरीक के तौर पर पेश करने पर तैयार नहीं। उधर एक और अहम इंकशाफ अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि जिसके मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमरीका और इसराइल के साथ इंटेलिजेंस ताउन के तहत ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो उससे खित्ते में मौजूद पेचीदा इत्तेहादों और खलीजी सियासत की नई जोहतें सामने आती हैं। इन तमाम तर हालात के दरमियान पाकिस्तान का सफारती किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में एतराफ़ किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 2016 से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज बैक वक्त अमरीका, चीन, ईरान और सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद अहम ताकतों के साथ राब्ते में है और खित्ते के मामलात में एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक हालिया इलाकाई बहरानों और पाक भारत कशीदगी के दौरान भी पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बेहतर पोजीशन हासिल की। यही वजह है कि भारत में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय जरीदे द वायर ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के ताल्लुकात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हुकूमती बयानिए को बगैर तनकीदी जायजे के आगे बढ़ा रहा है, जबकि अहम कौमी मसाइल पसे मंजर में चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी मुश्किल सवालात और आज़ादाना एहतसाब से गुरेज करते हैं और मीडिया का एक हिस्सा महज हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत देने में मसरूफ़ है। इसी पस मंज़र में भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात भी सामने आई है। मुबसरीन के मुताबिक ये बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी दबाव और सफारती नाकामियों का अक्कास नजर आता है। पाकिस्तान के बढ़ते हुए इलाकाई किरदार, भारत की सफारती मुश्किलात और दाखिली सियासी दबाव ने नई दिल्ली को एक मरतबा फिर जारहाना बयानिए की तरफ धकेल दिया है। सवाल अब यह है कि क्या ईरान और अमरीका किसी काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंच पाएंगे? अबनाए हुर्मुज़ का बहरान वाकई खत्म होने जा रहा है? क्या भारत आलमी सतह पर बेनकाब होने के बाद कोई अस्करी जारियत कर सकता है? इन मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बिन अल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अहमद, भारत से शुरू करते हैं। अल जज़ीरा ने इतराफ़ किया है कि 2016 से जारी मोदी की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आलमी अदारों की ऐसी रिपोर्ट्स भी का सामने आना किस हद तक एक बड़ी रियासत यानी भारत के लिए
शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। क्या इन रिपोर्ट्स का भारत के अंदर अवामी सतह पर मोदी रजीम को नुकसान होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। भारत की नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के ऊपर। मैं अक्सर ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सीवी में जब ये वजीर आजम बना तो सवाई इसके कि इसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, इसके अलावा और कुछ भी एडेड नहीं था। और फिर उसके बाद से जो एंटी पाकिस्तान इनका नैरेटिव है, जिसके जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इस वजह से उसी वजह से फिर ये हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, वो भी इसी से कनेक्टेड है, और वही फिर अखंड भारत से भी कनेक्टेड है। और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की एक ऐसी स्किज़ोफ्रेनिक आइडियोलॉजीज है कि इसी की बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता भी, और बाकी भी जितने इलेक्शन जीते हैं वो इसी बेस के ऊपर वो जीतता रहा है। लेकिन 2016 ऑनवर्ड इसने जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दिया, आपको पता होगा इस बात का, याद होगा आपको कि हमारी तारीख में सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्क ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब्स ने जिसको डिस्कवर किया था, वो भी इंडिया का, और वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अजित कुमार डोवल इनके कहने के ऊपर चल रहा था। और उन्हें कैंपेन का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से इंटरनेशनल अरीना के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। और इसमें एक साल का जो इनका बजट था, जो फंडिंग थी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, जो डिक्लेयर्ड थी। अनडिक्लेयर्ड कितनी ज्यादा ये कर रहे थे, इंटेलिजेंस के थ्रू ये कहां कहां पे ऑपरेट कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, कहां कहां पे इन्होंने एसेट्स खरीदे थे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो सारा अनडॉक्यूमेंटेड है। सो उसके बावजूद आपने देखा कि मार्का हक के बाद जब कॉन्टेस्ट हुआ दो ताकतों का आपस में, तो वो जो मार्का हक की जो जंग थी, उसके बाद पूरी दुनिया का के सामने पाकिस्तान का जो असल चेहरा था वो आया, और भारत का असल चेहरा सामने आया। इसी वजह से आपने देखा है कि पिछले एक साल से जब रोज आने वाला दिन जो होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए पिछले दिन से बुरा होता है, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए पिछले दिन से माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा होता है। तो बिल्कुल ये जो हुआ है, इससे इंडियन गवर्नमेंट को भी इफेक्ट होगा, इंडिया का जो इंटरनेशनल अरीना में जो उनका परसेप्शन है वो भी इफेक्ट होगा, और इंडियन जो नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना है उसके लिए भी ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक साबित होंगी आगे जाके। And if we talk about Pakistan, has Pakistan successfully repositioned itself in the global diplomatic landscape? क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में देखा जाता था, लेकिन आज अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ बैक वक्त रब्ते में है। क्या ये पाकिस्तान की सफारती पोजीशन में बुनियादी तब्दीली है, या मार्के हक के असरात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं? जी, मार्का हक एक बहुत जो इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया की सेंट्रल स्टेज के ऊपर है, मार्का हक उसमें बुनियादी किरदार अगर आप किसी इवेंट का कहें तो वो मार्का हक है। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप की क्लैरिटी है, जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन है दुनिया के, उसके साथ सिंक्रोनाइज तरीके से जितना एक्टिवली प्रोएक्टिवली लीडरशिप हमारी काम कर रही है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जब 1947 में इंटरेस्टिंगली जब पाकिस्तान बना था, तो उससे पहले कायद आज़म ने फरमाया था, पाकिस्तान बनने से भी पहले, कि पाकिस्तान एक पिवट होगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान के अराउंड जो है जियोपॉलिटिक्स वो रिवॉल्व करेगी। उनकी बात का मफहूम इस तरह से था। सो जो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को समझते हैं, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको समझते हैं, जियोपॉलिटिकल लोकेशन को पाकिस्तान की समझते हैं, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को समझते हैं, पाकिस्तान के पोटेंशियल को समझते हैं, उनको एक लम्हे के लिए भी कभी भी डाउट नहीं था कि पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंचेगा। ये जहां पे आज हम अल्लाह के फजल से मौजूद हैं, जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को रीपोजिशन किया है, ये हमारी असल पोजीशन ही ये थी, हमारी डेस्टिनी ही ये थी जहां पे हम आज पहुंचे हैं। और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में मजीद पाकिस्तान के लिए जो चीजें हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। उसकी वजह पाकिस्तान का अगेन नजरिया है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज है, पाकिस्तान का नजरिया है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और जो आइडियोलॉजिकल एथॉस है, वो है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे। लेकिन हम दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ के बयान की तरफ देखें तो वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, और ऐसे वक्त में ये जिक्र सामने आता है जब भारत को मुतअद्दिद दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। इज ऑपरेशन सिंदूर 2 ड्रिवन बाय मिलिट्री नेसेसिटी और पॉलिटिकल कंपल्शंस? जी, अनडाउटेडली ये मिलिट्री, इनकी जो पॉलिटिकल जो कंपल्शंस हैं, जिसमें इन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को, इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर को सेटिस्फाई करना है। देखें, ऑपरेशन जो सिंदूर इन्होंने ड्रामा किया था, उसके बाद से भारत की जो कमजोरियां थी वो पूरी दुनिया के सामने,
और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स पूरी दुनिया के सामने है। ये एक बुनियादी फर्क था पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो, क्योंकि इन्होंने अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उसको एक्सटर्नलाइज किया था, तो उसके बाद जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड किया इनको मिलिटरीली, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर इंडिया में ग्राउंड के ऊपर जाता है। आपने देखा कि बिल्कुल कॉर्नर कर चुके थे राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और बीजेपी। इनके मुंह से राहुल गांधी और ऑपोजिशन के मुंह से जुबान ऐसे जैसे छीन ली गई हो। लेकिन आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया के जो जहाज गिराया और इनको इनकी असलियत दिखाई अल्लाह के फजल से, उसके बाद से आपने देखा कि ऑपोजिशन कितना बढ़ चढ़ के पार्लियामेंट में बोल रही, राहुल गांधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो सिर्फ ऑपोजिशन तक महदूद नहीं है बातें, इंडिया के अंदर जहां जहां पे लोगों को रिप्रेस किया जा रहा हो, चाहे वो खालिस्तान में यानी इंडियन पंजाब में किया जा रहा हो, चाहे मणिपुर में किया जा रहा हो, चाहे नागालैंड में किया जा रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल में किया जा रहा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, चाहे नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, चाहे दलित्स को जो है उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो, हर वो माइनॉरिटी जिसको परसिक्यूट करती रही है बीजेपी और आरएसएस और मोहन भगवत, उन सारों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि उन सारों के अंदर एक उम्मीद की किरण दोबारा से जागी है। और फिर आपने देखा कि राहुल गांधी भी बोल रहा है, फिर आपने देखा कि हर जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ना सिर्फ इस वजह से बिल्कुल, ना सिर्फ अहमद, ना सिर्फ उनकी अपोजिशन, ऑल्दो उनका आजाद मीडिया तो बहुत कम रह गया है, लेकिन भारत के अंदर जो आजाद जरीदे हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के गठजोड़ को बेनकाब किया है। वो बगैर किसी तनकीद के हुकूमती बयानिए को उगल रहा है, मोदी की सफाती नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर रहा है। क्या ये इसलिए है कि दाखिली सतह पर इलेक्शन या सियासी फायदा उठाया जा सके? जी, इलेक्शंस देखें, इलेक्शंस के लिए तो उनके पास जब इलेक्शंस होते थे तो उसके लिए तो वो करते ही करते थे ना, पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक को बहुत शार्प कर दिया जाता था। लेकिन अभी इलेक्शंस हो कि ना हो, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। देखिए नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी पे क्रिटिसाइज मोहन भगवत ने, इवन जो उनका आरएसएस का हेड है, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी 75 साल का हो गया तो इसको छोड़ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपने आप को पोजिशन कर रहे कि किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आए। अमित शाह जो है, आपने उस इंडियन, वो भी कोशिश कर रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। जो जयशंकर है उसको नजर आ रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा। स्पेकुलेशन है, बातचीत हो रही है इंडिया के अंदर, र्यूमर्स हैं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर जो है जयशंकर को हटा दिया जाएगा और किसी यंग सॉफ्ट जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको लेके आया जाएगा, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल, तो ये सारे के सारा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर? वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनके फेलियर्स हैं वो उसकी वजह से हो रहा है। और इनके पास अपनी हर इंटरनल प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, पिछले 2014 से ऑनवर्ड्स जो इन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर कोई स्ट्रेटेजिस्ट तो है नहीं इस वक्त जो इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं, जहनी तौर के ऊपर तो वो सोच नहीं सकते, इंटेलेक्चुअली जीनियस तो वो है नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर रेटरिक को शार्प करके तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो है, अब ये जो पैटर्न है उनका, ये जो टेक्स्ट बुक है उनकी, अब ये फेल हो चुकी है, अब नहीं चलेगा। आपने देखा है कि वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जितना मर्जी सिंदूर टू करते रहे, जो क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा और वो खत्म नहीं होने वाला। इस तरह ये पाकिस्तान के ऊपर जो है रेटरिक शार्प करने के बाद और जंगों का थ्रेट करने से वो कम नहीं होगा। अब चीजें उससे आगे निकल गई। सही नाज़रीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। और अब अमेरिका ईरान की भी बात करें अहमद, तो अमेरिका ईरान जंग का मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जंग बंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बारे में बड़े अपोजिट दावे कर रहे हैं। वाशिंगटन कहता है कि ईरान पहली मरतबा जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए आमादा हुआ है, जबकि तेहरान इसकी तरदीद कर रहा है। आपके नज़दीक असल तस्वीर क्या है और पसे पर्दा सफारतकारी किस सिमत में जा रही है? क्या कोई पॉजिटिव उम्मीद रखी जाए? जी देखें, इस वक्त जो हालात हैं ग्राउंड के ऊपर वो ये हैं कि जंग रुक चुकी है। जितने देर जंग रही है उससे लंबी सीज फायर हो चुकी है। अब आप जब जंग रुकवाने या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, मैं कई दफा पहले भी ये बात कर चुका हूं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका इंग्रेडिएंट होता है, सबसे मुश्किल, वो सीज फायर कराना होता है। क्योंकि सीज फायर के वक्त दो प्रिंसिपल एक्टर्स काइनेटिक डोमेन से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन में एंटर कर रहे होते हैं और विदाउट एनी कॉन्क्रीट पॉलिटिकल गारंटीज वो एंटर करते हैं, तो वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। अगर आप सीज फायर करवा लें तो इसका मतलब है कि पीस और अमन जो है वो काफी हद तक आ चुका है उस सिचुएशन के अंदर। नंबर 2, इस वक्त जो आप बयानात की बात कर रही हैं, देखिए बयानात जब आप डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर आते हैं ना, जब आपका टेबल लग जाता है डिप्लोमेसी के लिए, टॉक्स नेगोशिएशन के लिए, तो उस वक्त आपके पास जो टूल्स होते हैं, क्योंकि आप असलहे का और हथियारों का तो इस्तेमाल आप बंद कर चुके होते हैं सीज फायर की वजह से,
टेबल पे जब आप आते हैं तो आपके पास लिमिटेड टूल्स होते हैं, और उसमें सबसे पोटेंट टूल जो होता है वो रेटरिक होता है, बयानियां शार्प करना, अब बयानात सख्त देना। जितने बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, डेटन एग्रीमेंट, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जितने बड़े दुनिया के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब कंसोलिडेशन की तरफ बात आने लगती है तो जो प्रिंसिपल एक्टर्स होते हैं वो भी अपना रेटरिक बहुत शार्प कर देते हैं, और स्पॉयलर्स जो है अपनी सरगर्मियां भी बहुत शार्प कर देते हैं। सो इस वक्त जो आप ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक शार्प रेटरिक देख रहे हैं वो दो वजूहात की बिना पे है। पहली, डिप्लोमेटिक जो टेबल है उस पे अपनी स्पेस और लेवरेज को इंक्रीज करना, और दूसरा अपनी इंटरनल ऑडियंस और पब्लिक यानी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई उसको भी करना। तो सेटिस्फाई इस करना। वजह से आप रेटरिक को शार्प होता हुआ देख रही हैं। उस रेटरिक में क्या ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये दोनों मुमालिक दोबारा से जंग में जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, मिडिल ईस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन। मिडिल ईस्ट हैज लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज और लेयर्स ऑफ स्पॉयलर्स भी हैं इसके अंदर। कुछ भी आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन थ्योरेटिकली चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही जा रही हैं। जो बयानात एक दो आगे पीछे से आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द गेम, दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर नैरेटिव। बयानात तो बिल्कुल आते हैं और काफी अपोजिट भी आते हैं अहमद, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस ने अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर और बनाए हुर्मुज़ तक रसाई की बड़ी नई और सख्त शराइत शामिल कर दी हैं कि जो पहले जिन पे इतफाक हुआ था अब मजीद उन्होंने सख्त कर दिया और उनको चेंज कर दिया है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के शहादत और ताकत वाले हालिया बयानात भी हमारे सामने हैं, वो भी बड़े सख्त हैं। आपको क्या लगता है ईरान इन नई शराइत के सामने सर तस्लीम खम करेगा, या ये मुज़ाकरात मजीद डिले की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम वाकई जैसे अभी आपने कहा कि जो सख्त बयानात आने की जो रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं कोई बात बन रही है? जी देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जितने जरीदे हैं इंटरनेशनल, इनमें से काफ़ी सारे इस जंग के अंदर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। बहुत सारे जो जर्नल्स हैं इंटरनेशनल जिनकी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, वो टूल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। किन एक्टर्स के हाथ में, एक लंबी डिटेल है उसमें, किस बाद में कभी बात करेंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो ये इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, इनके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट आती है या बात छपती है तो मैं उसको थोड़ा क्रिटिकली देखता हूँ, और मैं वेट करता हूँ कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट की सोर्सेज हैं, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो चाहे वो ईरान की गवर्नमेंट हो, उसकी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है या ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है उसका वेट कर लिया जाए। सो नंबर वन, जो जर्नल्स वाली बात। नंबर टू, इस वक्त जो ईरान का और यूएस का मामला चल रहा है, जो आपने ईरान के लीडर्स की बात की है कि वो बड़ी जो जज्बाती स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी जज्बाती स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो अगेन ये डोमेस्टिक ऑडियंस बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है जो इस वक्त के डायनामिक्स आप देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, और 90 लाख के करीब लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे निकले थे। और ईरान के अंदर भी ये जो गवर्नमेंट इस वक्त आई है वो लोग नए हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को स्टेबल करना है, उन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है। तो इस वजह से ये जो बयानात आ रहे हैं, इसका ज्यादा जो फोकस है वो डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ है, वो पीस प्रोसेस की तरफ नहीं है। जहां तक डिले की बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि पीस प्रोसेस जो है वो डिले होगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी जितनी देर पहले की नेगोशिएशन सीज फायर ऑनवर्ड्स हो चुकी हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जिसमें कोई ना कोई दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स और सोल मीडिएटर जो पाकिस्तान है वो उसमें इंगेज, किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट ना हो रही हो इस नेगोशिएशन या फ्रेमवर्क ऑफ पीस को जो है सब्सटैंशिएट करने के लिए। तो अभी भी वो प्रोसेस हो रहे, डिले किसी किस्म का नहीं है। और आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर पॉजिटिव न्यूज जो है वो कॉन्क्रीट सुनने को मिलेगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में $1 मिलियन सवाल तो ये कि अमेरिका ईरान तो शायद रुक भी जाए, मुआहदा भी हो जाए, इजराइल को कैसे रोकेगा और कौन रोकेगा? क्योंकि वो मुसलसल लिबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ अमवात भी हो रही हैं। कोई भी मुआहदा होता है तो उसमें इजराइल की गारंटी कैसे ली जाएगी और कौन देगा? क्या अमेरिका देगा? जी, इसराइल देखें, इसराइल इस वक्त जब बिल क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दी थी अब से कुछ अर्सा पहले राइजिंग लाइन 1 के दौरान, उसने कहा था मिडिल ईस्ट में जो जंगें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। तो इसराइल के लिए पिछले 800 दिनों में 4 दफा उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। जो जंगें हो रही हैं वो इसराइल, नेतन्याहू और इसकी जो बेंजामिन नेतन्याहू, इसकी गवर्नमेंट के लिए वो एक लाइफलाइन है।
तो लिहाजा उसका वो तो स्पॉइलर है ही है और बड़ा मेजर स्पॉइलर है, और वो उसको नजर आ रहा है कि अगर ईरान के अंदर जो है ये जंग बंदी हो गई, एक फ्रेमवर्क ऑफ पीस आ गया, तो अमेरिका के पास पूरा पूरा जवाब मौजूद है कि वो मिडिल ईस्ट से अपना फुटप्रिंट डिक्रीज करे। और अमेरिका जब मिडिल ईस्ट से फुटप्रिंट डिक्रीज करते, इसका मतलब है कि मैसिव एड रिडक्शन भी हो जाती है इसराइल के लिए। इसराइल ने पिछले 70 ईयर्स में आज तक एक जंग भी खुद से नहीं लड़ी। उनको अमेरिकन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड चाहिए होते हैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए। वो मुल्क टोटल इस अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, जोंक की तरह अमेरिकन कहते हैं कि वो हमें चिमटा हुआ है। तो इसराइल को नजर आ रहा है कि अगर कोई फ्रेमवर्क ऑफ पीस आ गया तो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, फिर उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। 5% इसराइली पिछले 3 साल में इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। 60% टेक इंडस्ट्री जो बैकबोन है उनकी इकोनॉमी की, वो वापस यूरोप और अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद उनके इलेक्शन पोलिटिकल टर्मोइल इतना ज्यादा है, 2019 से 22 के दरमियान में 5 इलेक्शंस हुए हैं, और नेतन्याहू के खिलाफ जो केसेस हैं, अदालत रोज इसराइल की उनको बुलाती है और उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 14 से 15 साल की सजा भी हो सकती है। तो इस वजह से इसराइल के लिए ये एक लाइफलाइन है कि ये जंगें होती रहें। लेकिन क्या इसराइल में कैपेसिटी है इस वक्त, क्या वो इतना बड़ा स्पॉइलर है कि वो अमेरिका को दोबारा मजबूर कर सकता है कि अमेरिका एक्टिव वॉर में ईरान के साथ जाए? तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस वक्त। सही। और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये इंकशाफ कि यूएई ने जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर फिजाई हमलों में इंटेलिजेंस ताउन की है। अगर ये सच है तो इसके खलीज की सिक्योरिटी पर क्या असरात होंगे? क्या हम सऊदी ईरान हालिया सफारती पिघलाव के बरक्स अरब दुनिया में एक नया खुफिया अस्करी पोलराइजेशन देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसमें देखिए, जैसा मैंने कहा, ये जितने जरीदे हैं इनका, मुझे अगर कोई इनमें से अक्सर जरीदों को इस जंग के अंदर बहुत बुरी तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं कि इन्होंने फेक न्यूज़ दी। इन्हीं में से एक जरीदे ने ये खबर भी दी थी कि अमेरिका तो ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, ये तो सऊदी किंग ने कहा तो हमने हमला कर दिया। बाद में सऊदीज ने बाकायदा तौर पे सबूत और लॉजिकली उन्होंने बात की कि भाई ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, हमारे तो इंटरेस्ट में भी नहीं है कि आप ईरान पे हमला, हम तो चाहते भी नहीं थे कि आप ईरान पे हमला करें। तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इन जरीदों का बाकायदा तौर पर एज अ स्पॉइलर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो है वो यूएई वाले फरहम कर रहे थे। स्ट्रक्चर देखें, अलायंस आपस में बदलते रहते हैं। कोई मुल्कों की एक दूसरे एक वाक्य के ऊपर या एक इवेंट के ऊपर उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर है। जब इसराइल कहता है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, तो वो यूएई का भी बहुत सारा इलाका अपने पास लेता है। सो लॉन्गर रन के अंदर कोई भी अलायंस ऐसा मेरे नजदीक नहीं बन सकता कि जो जिसमें इसराइल और यूएई आपस में स्ट्रक्चरली इकट्ठे हों और एतमाद और कॉन्फिडेंस इनको हो और ये मिलके किसी और मुल्क के खिलाफ कोई महाज खड़ा कर सकें। यूएई के मुसलमान कभी भी इसराइल को एज अ फ्रेंड नहीं देख सकते, वो एज ए एनिमी ही देखेंगे, और उसकी वजह है कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है। सो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ आपकी ओपिनियन। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अहमद हसन मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी मार्के यानी वफाकी बजट 2026 की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 5 जून की शाम कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास तलब कर लिए हैं, जहां वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुल्क का नया बजट पेश करेंगे। हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम करने के लिए इकदाम हो रहे हैं और आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या ऐसा हो रहा है? आइए जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार बजट का असल कंट्रोल इस्लामाबाद के पास नहीं बल्कि वॉशिंगटन में बैठे आईएमएफ के पास है। आईएमएफ ने हुकूमत को 15,300 अरब रुपए का एक ऐसा भारी भरकम टैक्स हदफ दिया है जो गुज़श्ता साल से 14% ज्यादा है। अब मईशत को आईएमएफ के बताए हुए मालियाती डिसिप्लिन पर चलाना हुकूमत की मजबूरी बन चुका है, जिसका सीधा मतलब है बजट का महवर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सरप्लस बरकरार रखना है, यानी सूद की अदायगियां निकाल कर अपने अखराजात को आमदनी से कम रखना। लेकिन यहाँ एक बड़ा तजाद सामने आता है। एक तरफ हुकूमत फाइलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर्स को हाउसिंग इंडस्ट्री चलाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% करने जैसे रिलीफ पैकेज पर गौर करिए, तो दूसरी तरफ आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स का बड़ा हथौड़ा चलाने की तैयारी हो रही है। IMF ने तजवीज़ दी है कि जनरल सेल्स टैक्स की शरह को 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। अगरचे हमारे हुकाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अगर IMF
आईएमएफ बजट साजों को कायल करने में कामयाब हो गया तो महज इस 1% इजाफे से आवाम की जेबों से 250 से 300 अरब रुपए मजीद निकल जाएंगे। यही नहीं, माहौल दोस्त तवानाई और ग्रीन पाकिस्तान के दावों के बीच सोलर पैनल्स पर जीएसटी 10% से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। यानी जो आम आदमी बिजली के भारी बिलों से तंग आकर सोलर पैनल लगवाना चाहता था या सस्ते सफर के लिए इलेक्ट्रिक बाइक या गाड़ी का सोच रहा था, पेट्रोल की बचत करना चाहता था, उसके ख्वाब पर भी टैक्स की तैयारी मुकम्मल है। एफबीआर पहले ही महसूलात की वसूली में मुश्किलात का शिकार है और रवा साल इसे तकरीबन 10 खरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए जून के इस एक महीने में 2,500 अरब से ज्यादा रुपए जमा करने हैं। जब ऐसे बड़े शॉर्टफॉल्स हों तो हुकूमतें घबरा कर आवाम कंज्यूमर अशिया पर बिलवास्ता टैक्स लगा देती है, जिसका नुकसान सिर्फ गरीब को होता है। अब यहाँ एक बुनियादी और चुभता हुआ सवाल पैदा होता है कि जो पाकिस्तान का हर शहरी पूछ रहा है, जब भी मुआशी इस्लाहात और आईएमएफ के अहदाफ की बात आती है तो नज़ला हमेशा आम अवाम, तनख्वाहदार तबके और मिडल पर ही क्यों गिरता है? ये आलमी इदारे और हमारी हुकूमतें आखिर पाकिस्तान की इस इशराफिया पर टैक्स लगाने से क्यों कतराती हैं, जो अरबों रुपए की सब्सिडीज और मराद का मजा उड़ाती हैं? आईएमएफ बड़े वडेरों, बासर जगीदारों और इशराफिया की मराद पर रोक लगाने के लिए सख्त शराइत क्यों नहीं रखता? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किए माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ का 15,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ हमारे सर पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए वाकई कोई रोड मैप है या ये सिर्फ एक रवायती लफाजी है और तसल्ली के कुछ अल्फाज है आवाम के लिए? यकीनी तौर पर उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र अभी तक नहीं किया, आईएमएफ ने किया और आपने अभी उसका दुरुस्त तौर पर तज़किरा फरमाया कि जो मरात हैं वो तो बिल्कुल कम नहीं हो रही, मगर दूसरी तरफ आप हैरान हैं कि और मैं भी कि ये इन मरात के ऊपर जो टैक्स है उसकी भी छूट है। अब ये तो डबल मज़ा हो गया कि एक तो टैक्स पेयर फंड से मरात ली और फिर उसके ऊपर टैक्स भी ना दिया। और उसकी भी अगर हम देखें क्वांटम, तो सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का मिलाकर पिछले साल कोई तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब था। अब इस साल शायद बढ़ गया होगा। जाहिर है वो नंबर इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होता है। अब आईएमएफ का तो सीधा सा फार्मूला होता है कि आपकी इन्फ्लेशन 10% रहेगी, आपकी ग्रोथ रेट को तो आप फरमा रहे हैं कि 3-4% होगी, तो ये तो 15% सीधा ही आपका टैक्स बढ़ गया। परसेंटेज चले आप कुछ एफर्ट ना भी करें तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। और ये जो हमारे लोग बैठे हैं बिहार में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो तो ये भी नहीं इनको बता पाते कि ये जो मरात वाली चीजें हैं, ये अगर हम टैक्स ही खत्म, इनका मरात वापस ले लें तो यहीं से फिस्कल डेफिसिट पूरा हो जाएगा। मगर जाहिर है कि वो अपने ऊपर क्यों टैक्स लगाएंगे? जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि असेंबलियों में जो बड़े बड़े एब्सेंटी लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ही नहीं अदा किया और उनके एसेट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सारे जो अनटैक्सड एसेट तो हमारी नजरों के सामने है, मगर ये रियासत की उस सोच और उस पॉलिसी का नतीजा है कि आप गरीब और जो दरमियाना तबका है उसको दबाते चले जाए। और चूंकि उनकी कोई मौसर पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं रही, जिन पार्टियों को वो वोट देते हैं वो भी कमोबेश सारी एक ही तरह की पॉलिसी रखती हैं कि इन तबकात को तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, और बाकी उनको भी वो यही कहते रहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे वजीर खजाना मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा, इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर देखें तो उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आवाम आपके लिए बड़ा काम किया जाएगा, मगर थोड़े दिनों में इक़्तिदार मिलने के बाद भूल जाते हैं और वही हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सरकारी अखराजात। जी बिल्कुल। और इसमें यह जिक्र भी करना मुनासिब होगा कि बहुत सा ऐसा एसेट पड़े हैं जो यानी कि आप तो ये प्रोडक्टिव हमने खुद बनाए हैं। एक तरफ तो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाएंगे या कोई घर बनाएंगे उनको कुछ राय देंगे, मगर जो बड़ी बड़ी GORs हैं जो यहाँ एकड़ों में घर हैं और उसका खर्चा आप और मैं अदा कर रहे हैं, उसको वो क्यों नहीं खत्म करते?
अगर वो उसको लीज आउट करें तो यहाँ से टैक्स की बजाय नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी बहुत बड़े आ जाएंगे, और कुछ मराहत खत्म कर दें तो फिर गरीबों पे और दरमियाने तबके पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मगर ये दो काम वो कभी नहीं करेंगे, अगरचे हम और आप इसका तज़किरा हमेशा करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। सर, आईएमएफ ने महसूलात में कमी का बड़ा आसान हल ये बताया है कि जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। माहिरीन हमेशा कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स गरीब मकाऊ पॉलिसी है। अगर ये तजवीज़ मान भी ली जाए तो पहले से पिसी हुई मिडिल क्लास और दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो असर इसका ये पड़ता है कि 19% जो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो उनके इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन है और छोटी मोटी उनका इवन जो पैक्ड आजकल तो नमक भी उनको लेना पड़ता है, और बहुत सी ऐसी चीजें, टी है, चाय, और ये चीजें तो बेचारे वो उनको कैलोरीज ही नहीं मिलती, वो चीनी डाल डाल कर अपनी चाय में और एक आध रोटी के ऊपर कुछ तेल सा लगा के बेचारे अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे होते हैं, उन्होंने मेहनत करनी होती है। और इन सारी चीजों पर 19% का भारी इसलिए आता है इम्पैक्ट के ये वो चीज नहीं है कि आप रेस्टोरेंट गए और वहां आपने बगैर जीएसटी के बिल ले लिया। ये तो बड़ी कंपनीज को कह दिया गया है कि जब वो अपना माल रिलीज करेंगी तो सेल टैक्स वही अदा कर देंगी, और यानी कि पहले ही मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर वाला टैक्स ले लेगा। इसी तरह आप हैरान होंगे कि 19% क्यों आईएमएफ कहता है कि हम तकरीबन 40 से 45% सेल टैक्स इम्पोर्ट स्टेज पर ही ले लेते हैं बगैर अभी सेल हुए। तो उन्हें पता है ये बड़ा आसान तरीका है कि इसमें तो कुछ भी नहीं होगा और 100% आ जाएगा। सो आईएमएफ का ये मुतालबा होता है कि जो आप कहते हैं कि हम टैक्स बेस फ्रॉड करेंगे, हम बढ़ाएंगे, ये तो आपने कभी किया भी नहीं, आप करने वाले भी नहीं है। तो आप ऐसा करें कि यहाँ जहाँ डेफिनेट है वहां वहां टैक्स के रेट बढ़ा दें। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि गरीब आदमी पे इसका क्या असर पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, और नंबर सबसे आसान वही है जहाँ पे वो टैक्स के आने के 100%। जैसे आप पेट्रोल पे हैं, अब उन्हें पता है कि गरीब आदमी भी जाएगा तो 107 रुपए ही पर लीटर देगा, और एसयूवी वाला और प्राडो वाला जाएगा वो भी 107 देगा। यानी कि इस्लामी ममलकत का क्या निज़ाम है कि गरीब तरीन आदमी पर वही टैक्स का बोझा जो अमीर तरीन आदमी पर है। और ये जाहिर करता है कि दरअसल हमारी पॉलिसीज इसलिए खराब नहीं है कि सिर्फ आईएमएफ हमें कहता है, हमारी अपनी जो लोग ये पॉलिसीज बनाते हैं उनकी भी यही सोच है कि जब तक मराज जारी हैं हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब लोगों का या दरमियाने तबके के लोगों का क्या होता है। अब देखिए, सैलरी में ये थोड़ा सा नीचे के स्लैब में बताएंगे बहुत बड़ी रिलीफ थी, और उससे ज्यादा पैसा इन्फ्लेशन से वापस ले लेंगे। यानी कि इन्फ्लेशन भी को भी एक टैक्स के तौर है, वो इनफैक्ट टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन है। तो आपने जब पूरी दुनिया तेल के बुरान से थी, उन्होंने अपने टैक्स कम करके कीमतें मुस्तकम रखी, हमने वहां भी पैसा बनाने की कोशिश की और जो पेट्रोलियम लेवी थी उसको डबल कर दिया। तो ये है सोच का फर्क और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमारे मामला सुधर नहीं सकते हैं। मैंने अर्ज किया कि अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाएं और अपने जो मरात वाले टैक्सेस हमने माफ किए हुए वो खत्म कर लें, तो आपको किसी किस्म की सरप्लस देने में आईएमएफ को कोई मसला ही नहीं होगा। मगर आईएमएफ को क्योंकि ऑब्वियसली 25 साल से सर हमारी बीमार मैशत डॉक्टर अब ये जो आईएमएफ है उसके पास जा ही रही है, और 25 साल से वो पुराना नुस्खा दिए जा रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल पे लेवी लगा दो, ये कर दो। या तो फिर 25 साल से यही मरीज भी है, यही बीमारी भी है और ये नुस्खा भी चल रहा है। तो या तो फिर ये नुस्खे में कोई मसला है, या फिर अगर सारा का सारा ब्लेम हम सिर्फ नुस्खे पे डाल दें, या फिर जो पेशेंट है उसकी अपनी भी गलती है कि कहीं ना कहीं हम उसको कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सारा बोझ बाय द एंड ऑफ द डे आप आईएमएफ पे इल्जाम लगा दो कि जी आईएमएफ हमें ये कह रहा है, आईएमएफ हमें टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। वो तो 25 साल से कर ही रहा है। दरअसल वो जी हम यही अर्ज कर रहे थे कि दरअसल उनके और इनके इंटरेस्ट भी एक जैसे ही हैं। उनको ज्यादा टैक्स चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान में और कोई तरीका उनको नजर नहीं आता कि ये अपने एक्सपेंडिचर कैसे फंड करें। यानी कि जब आप एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा ले गए हैं कि आपने 25 ट्रिलियन के एक्सपेंस करने हैं और आपका टोटल टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो कहेंगे कि भाई ये कैसे आप मीट करेंगे और टैक्स लगाएं। मगर आपने देखा कि कभी इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर कम करने की बात नहीं की। वो मिनिस्ट्री जो अब 18th अमेंडमेंट को भी ये कितने साल 2010 में हुआ था और हम 26 में बात कर रहे हैं, और वो मिनिस्ट्रीज अभी भी सेंटर में भी जारी हैं, और सूबे भी को कहा जाता है कि आप एक कैश सरप्लस दो, तो वो भी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोगों की बेहतरी पे कोई खर्चा नहीं करते। तो पूरी स्टेट को एक ऐसे रिग्मा रोल में डाल दिया है कि जिससे एक ही इशू सामने आता है कि शायद
IMF चाहता है कि हम मुसलसल उनकी सब्जुगेशन में रहें और हम भी बड़ी खूबी से और बड़ी मोहब्बत से इस गुलामी को कबूल करने को तैयार हैं ताकि अशराफिया की अयाशियां फंड होती रहें। बिल्कुल, और हुकूमत मुसलसल प्राइमरी सरप्लस जो है वो बरकरार रखने की का ढिंडोरा भी पीट रही है, यानी सूद की अदायगियाँ निकाल कर अखराजात को आमदनी से कम रखना। आम आवाम को इस टेक्निकल टर्म से क्या लेना देना जब इस डिसिप्लिन की कीमत उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतें कुर्बान करके चुकानी पड़ी हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बुनियादी नुक्ता है कि दरअसल टैक्स तो आवाम इसलिए देते हैं कि उन्हें उसके बदले में कम अज कम जो लाइफ के बेसिक इंटाइटलमेंट्स है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, अच्छी हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मिल जाए। मगर वो तो कहीं दूर दूर है ही नहीं। वो बिजली भी खुद पैदा करते हैं, पानी भी अपना खुद निकाल रहे हैं, गार्ड भी अपने खुद रख रहे हैं। अब तो ये स्टेट कुछ दिनों में कहेगी कि भाई आप खुद ही अपनी सड़कें भी ठीक करवाएं, हम भी इसके जिम्मेदार नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खर्चे जो हुकूमत के हैं वो इसलिए डेट हमें इतना बड़ा नजर आता है कि वो असल में उनकी फंड करता है उन अयाशियों को जो आप दुनिया में कोई मुल्क जो हमें कॉलोनाइज करके छोड़ भी गए थे वहां भी वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम इस तरह की लग्जरी वाली लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ आप हुकूमत माहौल दोस्त तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें करती है, और दूसरी तरफ फिर नए बजट में सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लग रहे हैं। 10 से बढ़ाकर 18% की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 1 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। डोंट यू थिंक ये खुला तजाद है? जो आवाम महंगी बिजली से तंग आकर अपने पैसों से सोलर लगा रहे हैं, आप उनसे ये भी आसाइश ले रहे हैं, हुकूमत उनको भी ये सजा देना चाहती है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से तो हुकूमत का पेट्रोल की दरामद जो है वो भी कम हो जाती है, उससे उसका बिल कम होता है। बाहर तो ये इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो इस चीज़ पे भी टैक्स लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पैराडॉक्स देखिए कि एक तरफ क्लीन एनवायरनमेंट की बात के लिए हमें फंड दिया गया है, यानी इस फंड में जो इस वक्त 7 बिलियन का है उसके अलावा हमें रेजिलियंस का फंड भी दिया गया है। एक तरफ एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए रेजिलियंस की बात कर रहे हैं IMF, और दूसरी तरफ वो चीजें जो उसमें मददगार है उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। यानी खुद आप IMF की जरा इसमें ड्यूअल पॉलिसी देखें, और जाहिर है कि जब लोगों ने सोलर लगा दिए और वो मेन में जाना भी नहीं चाहते थे तो इस हद तक भी तैयार थे कि आप भले हमें इसका रिवर्स मीटरिंग ना करें, मगर वो मजबूर करते हैं कि नहीं आप बिजली हासिल कर ही नहीं सकते और जब तक आप पहले पूरे ग्रिड को बिजली ना बेचे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कंट्रोल किया जाए। हालांकि दुनिया के तकरीबन अब ज्यादातर ममालिक में आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेटाइज ही है, कंपनीज आपस में कम्पीट करती हैं और लोगों को कंपेटिटिव रेट पर बिजली फराहम करती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बेकार है कि 64,000 मेगावाट हमने पैदा कर ली और सप्लाई हम 20-25 हज़ार से ज्यादा नहीं कर सकते, और कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं। ये पूरा स्टेट का ढांचा जरा देखें कि सवाए इसके कि वो मरात याफ्ता को और पैसे दें, अपनी याशियां जारी रखें, उनका और कोई कंसर्न ही नहीं है। और ये माहौलियात का मसला हम यहाँ ये भी आपके प्रोग्राम में जिक्र करना चाहते हैं कि 9A जब उन्होंने डाला है, ये लास्ट जो हमारी 27th अमेंडमेंट थी, अब वो इस बात की भी गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको क्लीन और नीट एनवायरनमेंट देंगे। जब आप क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट तस्वर कर चुके हैं और उसका जिक्र कर चुके हैं, तो फिर ये आप कैसे इन चीजों के ऊपर इतनी हैवी टैक्सेशन कर रहे हैं? Exactly. ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं जस्टिस के लिए जाऊं और वो कहें कि जी वकील की फीस के साथ आपको 30% हमने सेल टैक्स भी लगा दिया है। बिल्कुल, पूरे यूरोप में सोलर पर कहीं भी टैक्स नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये सोलर पूरी हुकूमत को सोलर का गम ही खाए जा रहा है। फिर ऊपर से हाइब्रिड गाड़ियों पर सर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। मिडिल क्लास जो पेट्रोल की कीमतों से बचने के लिए हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक बाइक गाड़ी का रुख कर रही थी, और ये जो सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम उस पर काम करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है, तो इस टैक्स के बाद वो कहाँ जाए? क्या हुकूमत खुद मुल्क को महंगे पेट्रोल के जंगल से निकालना नहीं चाहती? क्योंकि आलमी सतह पर पेट्रोल अच्छा खासा नीचे आ चुका है, मगर यहाँ जब बढ़ाना था तो 100 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिया जाता है और कम करते हैं तो फिर 22 रुपए। जी, उससे पेट्रोलियम लेवी से वो अपने बजट का खसारा पूरा कर रहे हैं। अंदाजा लगाए कि बजट का खसारा हम पहले भी बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, इसलिए है कि ये उनकी लग्जरी लाइफ को फंड करने के लिए ये कर्जे लिए जाते हैं, ना कि आवाम के फायदे के लिए लिए जाते हैं। और उसके ऊपर अब जो सूद देना है उसको भी यूं पूरा कर रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल के ऊपर ही 107 रुपए टैक्स लगा दिया। अब 1 लीटर में
अगर आप इस वक्त जो प्राइस है उसको रिवर्स बैक करें तो वो तो 30-32% टैक्स पड़ जाता है। हम तो 19% की बात कर रहे हैं सेल टैक्स की। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 40% टैक्स ले रही है 1 लीटर के ऊपर। तो ये देखें, ये इतना बिल्कुल खुली बात है कि सूबों को भी इसमें हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सेल टैक्स जीरो कर दिया और पेट्रोलियम लेवी पूरी की पूरी जेब में डाली, इसलिए कि जो अय्याशियों का बहुत बड़ा सिलसिला बना हुआ। आप 3,80,000 गाड़ियां ये उन्होंने रखी हुई हैं अभी भी पेट्रोल वाली फेडरल गवर्नमेंट ने। अब यूके में 4 गाड़ियां भी नहीं आपको नजर आएंगी जो सरकार की हैं, वो भी कभी कभी प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम किस, यानी कि कॉलोनियल पीरियड से पहले जो बादशाहों का दौर होता था, उस तरह की याशिया फंड करने के लिए अवाम की गोदों, उनके अवाम की हड्डियों से और हर तरह का टैक्स निकालने के चक्कर में। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया माहिर मौशिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।